हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं ज्योति शर्मा आपका नवमिका क्लासेस में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए और कमेंट करा करिए, ठीक है। तो बच्चों, मैंने आपको अपने लेक्चर में पहले लेक्चर में 2 मंत्र दिए थे कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है और सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। तो ये दोनों मंत्र आप लोग अपने पास इसको बांध के रखिए, सोच कर रखिए, समझ के रखिए और कभी मत भूलिए लाइफ में, तो आप हमेशा अपने परीक्षाओं में सफल होते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। आज का लेक्चर हमारा हिंदी भाषा के अंतर्गत अपभ्रंश भाषाएं हम पढ़ेंगे, उसके बाद हिंदी का विकास पढ़ेंगे, ठीक है। तो पिछले लेक्चर में बच्चों मैंने आपको क्या पढ़ाया था, भारतीय भाषा परिवार पढ़ाया था। वो कितने होते हैं? 4। ऑस्ट्रिक, चीनी तिब्बती, द्रविड़ और भारोपीय। और भारोपीय परिवार के अंतर्गत आपकी शतम शाखा के अंतर्गत आता है आर्य परिवार। आर्य के अंतर्गत आते हैं आपके संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। और देखिए, अपभ्रंश के अंतर्गत आपके ये सब भाषाएं आती हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है आप परीक्षाओं में। इनमें से बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए आज इसको हम डिस्कस करते हैं, इसकी व्याख्या करते हैं, समझते हैं। तो देखिए, आपके अपभ्रंश के अंतर्गत आपकी है, देखिए शॉर्ट सैनी अपभ्रंश। इसके अंतर्गत आपकी आती है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती, ठीक है। और ब्राचट अपभ्रंश के अंतर्गत सिंधी। खस के अंतर्गत पहाड़ी, गढ़वाली और कुमाऊनी। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश के अंतर्गत आएगी मराठी। अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत पूर्वी हिंदी। मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत बिहारी, बंगला, असमी और उड़िया। और पैशाची अपभ्रंश के अंतर्गत पंजाबी और लहंदा, ठीक है। इसमें से देखिए आपके जो ये शॉर्ट सैनी अपभ्रंश में ये पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और आपकी पूर्वी हिंदी, बिहारी, इनके अंतर्गत कुछ बोलियां भी हैं, ठीक है। उसको भी हम डिस्कस करेंगे। वो बोलियां एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो इसमें से क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आप तो ये जान ही गए हैं कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। अपभ्रंश के शॉर्ट सैनी अपभ्रंश से हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। तो अब देखिए, यहाँ से प्रश्न आता है कि सिंधी भाषा कौन से अपभ्रंश से उत्पत्ति हुई है सिंधी भाषा की। तो कौन से अपभ्रंश से हुई है सिंधी की? ब्राचट से, ठीक है। अब देखिए, पहाड़ी, गढ़वाली, कुमाऊनी, ये भी भाषाएं हैं। ये कौन से अपभ्रंश से हुई है? खस अपभ्रंश से। किससे? खस अपभ्रंश। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। खस एक घास होती है, एक तरह की घास होती है। घास कहाँ पाई जाती है? पहाड़ों में। तो ये तीनों भाषाएं आपकी पहाड़ी हैं। तो इस तरह से आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कि पहाड़ी, गढ़वाली, कुमाऊनी कौन से अपभ्रंश से हुई? खस अपभ्रंश से। माँ से महाराष्ट्र, माँ से मराठी। इस तरह से आप इनको दिमाग में बैठा लेंगे, ठीक है। अब हम पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और पूर्वी हिंदी और बिहारी की बोलियां पढ़ेंगे, ठीक है, जो परीक्षाओं में पूछी जाती है, बहुत बार परीक्षाओं में आई है। चलिए पढ़ते हैं हम पहला पश्चिमी हिंदी। देखिए, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ये बोलियां आती हैं, ठीक है। इसको ध्यान से देखिए। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत देखिए कौरवी, हरियाणवी, दक्षिणी और बुंदेली, कन्नौजी, ब्रज भाषा। आप सोचेंगे कि हमने इसको ऐसे अलग अलग क्यों लिखा है? अलग अलग इसलिए लिखा है कि जो कौरवी, हरियाणवी और दक्षिणी है ये आकार बहुला है। इस तरह से इसमें क्वेश्चन आता है कि आकार बहुल, जैसे क्वेश्चन आ जाएगा कि कौरवी, हरियाणवी, दक्षिणी ये कौन सी भाषा है? आकार बहुला है कि ओकार बहुला है कि इनमें से कोई नहीं है कि दोनों है? तो तब आप बताएंगे कि आकार बहुला है। आकार बहुला का अर्थ है कि इसमें आ स्वर ज़्यादा आता है, जैसे आना, खट्टा, लोटा। देखिए, आ स्वर क्या आ रहा है? इसमें ज़्यादा आ रहा है। तो इस तरह इन तीनों को हम क्या कहते हैं? आकार बहुला, ठीक है। उसके अलावा एक क्वेश्चन और इसमें है कि कौरवी का दूसरा नाम क्या है? खड़ी बोली है। या खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? कौरवी है। ये प्रश्न भी एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे आपको बताना जरूरी है
कि इसे पूछा जाता है कि खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, कौरवी। और कौरवी का दूसरा नाम अगर पूछा जाएगा तो आप क्या बोलेंगे, खड़ी बोली। इसी तरह हरियाणवी का भी पूछा जाता है, हरियाणवी का दूसरा नाम क्या है, बांगरू। ठीक है। अब इसी तरह दूसरी देखिए, बुंदेली, कन्नौजी, ब्रज भाषा जो है ये ओकार बहुला है, यानी ओ स्वर इसमें ज़्यादा आता है, जैसे छोटो, बड़ो, आओ, गओ, ओ स्वर इसमें अधिक आ रहा है। तो इसमें ऐसे क्वेश्चन आता है कि निम्न में से ओकार बहुला है। अगर आपके कौरवी, हरियाणवी दे दिया और दक्षिणी दे दिया, उसमें से एक कन्नौजी लिख दिया, तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा, ओकार बहुला में कन्नौजी। तो इसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आकार बहुला और ओकार बहुला, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। अब अगला है देखिए आपका राजस्थानी। राजस्थानी में आपका पश्चिमी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी। पश्चिमी राजस्थानी के अंदर आई आपकी मारवाड़ी, पूर्वी के अंदर आई जयपुरी जिसको ढूंढानी बोलते हैं, और उत्तरी राजस्थान के अंदर आई मेवाती, और दक्षिणी के अंदर मालवी। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दक्षिणी राजस्थानी में कौन सी है, तो आप बोलेंगे मालवी। और ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है कि जयपुरी का दूसरा नाम क्या है, तो ढूंढानी। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और पश्चिमी राजस्थानी कौन सी है, मारवाड़ी। तो इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी पूछा जाता है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी कौन सी हिंदी है, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी। तो आप क्या लगाएंगे, पूर्वी हिंदी। ठीक है। और अगला देखिए बिहारी, ये भोजपुरी, मगही, मैथिली, ये कौन सी भाषा बोली है, बिहारी बोली है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। और भोजपुरी, मगही, मैथिली ये कौन सी भाषा है, बिहारी। तो यहाँ से ढेर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, कि देखिए ओकार बहुला भाषा में आ जाएगा आपका बुंदेली, कन्नौजी, ब्रज भाषा। ठीक है। और आकार बहुला में आपकी कौरवी, हरियाणवी, दक्षिणी, ये पश्चिमी हिंदी है। कौरवी का दूसरा नाम क्या है, खड़ी बोली। हरियाणवी का दूसरा नाम क्या है, बांगरू। और उसके बाद राजस्थानी, ढूंढानी किसे कहते हैं, जयपुरी को ढूंढानी कहा जाता है। पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी, उत्तरी आपकी मेवाती, दक्षिणी मालवी। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूर्वी हिंदी कौन कौन सी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, बहुत बार प्रश्न आया है। ठीक है। और ये भोजपुरी, मगही, मैथिली ये कौन सी है आपकी, बिहारी है। ठीक है। तो इस तरह से इसमें क्वेश्चंस बनते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे अपभ्रंश में। आपने कहाँ से, देखिए आर्य भाषा में से आया आपका, संस्कृत पढ़ा आपने, पाली पढ़ा, प्राकृत पढ़ा, और ये अपभ्रंश के अंतर्गत आपने ये पढ़ा। उसके बाद अपभ्रंश में क्या लिखे गए, बहुत से साहित्य भी लिखे गए। ठीक है, अपभ्रंश में, इसलिए अपभ्रंश में बहुत से साहित्य लिखे गए। स्वयंभू जो स्वयंभू हैं उनको अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखिए हमने जैसे आपको बताया कि स्वयंभू को अपभ्रंश का क्या कहा जाता है, वाल्मीकि कहा जाता है। उनकी एक रचना है पायुम चरयु, ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछी गई है। किसकी, स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। उनकी एक रचना क्या है, देखिए पायुम चरयु। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए पायुम चरयु किसने लिखी, तो स्वयंभू ने। और अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं, स्वयंभू को। और जो दूसरा पॉइंट है, अपभ्रंश भाषा का प्रयोग कालिदास के नाटक विक्रमोर्वशीयम के निम्न वर्ग के पात्रों द्वारा प्रयोग किया गया है। ठीक है। अगला है भविष्य कथा धनपाल द्वारा अपभ्रंश का प्रथम प्रबंध काव्य है। देखिए अपभ्रंश के बारे में है ये सब कुछ। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहते हैं, इन्होंने पायुम चरयु लिखी थी। और अपभ्रंश भाषा का प्रयोग कालिदास के नाटक विक्रमोर्वशीयम में निम्न वर्ग के पात्रों द्वारा किया गया था। ये प्रश्न पूछा जाता है कि अभी निम्न वर्ग के पात्रों द्वारा अपभ्रंश का प्रयोग किस में किया गया था, तो आप बोलेंगे कालिदास के नाटक विक्रमोर्वशीयम में। ये देखिए ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बन गया आपका। फिर भविष्य कथा किसने लिखी, धनपाल ने लिखी।
और ये अपभ्रंश का प्रथम प्रबंध काव्य है। ठीक है, ये भविष्य कथा धनपाल ने लिखी और अपभ्रंश का प्रथम प्रबंध काव्य है। अगला क्वेश्चन, उसके बाद देखिए संदेश रासक, वर्ण रत्नाकर, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, ये रचनाएं बनी, ये हुई अवहट्ट भाषा में। इनके जो रचनाकार थे इन्होंने अपनी भाषा को अवहट्ट का नाम दिया। किसका नाम दिया? अवहट्ट का नाम दिया। संदेश रासक लिखी अब्दुल रहमान ने, वर्ण रत्नाकर ज्योतिरिश्व ठाकुर ने, कीर्तिलता कीर्ति पताका विद्यापति ने। ठीक है, और इन्होंने इन तीनों ने अपनी भाषा को क्या नाम दिया? अवहट्ट। अवहट्ट की संज्ञा दी इन्होंने। ठीक है, और ये पंक्ति बहुत बार परीक्षा में पूछी गई है कि ये देसिल बयना सब जन मिठा, ते तैसन जम्पऊ अवहट्टा। ये किसने कहा है? विद्यापति ने कहा है। किसने कहा है? ये विद्यापति ने। ठीक है, और किसलिए कहा है? इन्होंने कहा प्राकृत से श्रेष्ठ अपनी अवहट्ट भाषा को बताया। विद्यापति ने क्या कहा है कि प्राकृत भाषा से श्रेष्ठ है क्या? अवहट्ट। ठीक है, तो ये दो पंक्ति परीक्षाओं में दे दी जाती है और पूछ लिया जाता है कि किसने कही है। तो किसने कही है? विद्यापति ने। ये सब क्वेश्चन परीक्षाओं में इनमें से आए हैं और अक्सर पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद बच्चों हिंदी अब क्या हो गई? हिंदी अपने आधुनिक काल में क्या करने जा रही है? प्रवेश करने जा रही है। आप लोग ने संस्कृत से पढ़ा, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, उसके बाद क्या आया? पाली आया आपका, जो गौतम बुद्ध के विचार अपने मत प्रस्तुत किए थे उस भाषा में। फिर प्राकृत में महावीर जैन ने, फिर हो गया संस्कृत हो गया, पाली हो गया, प्राकृत हो गया, अपभ्रंश हो गया। अपभ्रंश के बाद क्या है? अवहट्ट आए। अवहट्ट के बाद अब क्या आ रही है आपकी? हिंदी आधुनिकता की ओर क्या कर रही है? प्रवेश कर रही है। और हिंदी की क्या विशेषता है? हिंदी की विशेषता ये है कि ये सब भाषाओं को अपने पे क्या करती जाती है? समाहित करती जाती है और नए नए शब्दों को बनाती जाती है और अपने उस क्षेत्र को क्या करती रहती है? विस्तृत करती जाती है। इसलिए हिंदी क्या हुई? जनमानस के कोने कोने में प्रवेश कर पाई। ठीक है, और इसीलिए डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने हिंदी को उधार लेने वाली भाषा ना कहकर क्या कहा है? रचनात्मक भाषा कहा है। कि वो क्या होती है? निरंतर रचनात्मक रहती है और अपना क्षेत्र क्या करती रहती है? विस्तृत करती रहती है। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने हिंदी को उधार लेने वाली भाषा ना कहकर क्या कहा है? रचनात्मक भाषा कहा है। इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए हिंदी के विकास हम 3 बिंदुओं के रूप में और अच्छे से स्पष्ट समझ सकते हैं। व्यापक अर्थ में, सामान्य अर्थ में और विशिष्ट अर्थ में। ठीक है, इतना आपको समझना है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम हिंदी का विस्तार पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं व्यापक अर्थ में। हिंदी को हम समझते हैं व्यापक अर्थ में, सामान्य अर्थ में और विशिष्ट अर्थ में। ठीक है, तो बच्चों जो हिंदी शब्द है, पहले तो आप इसको समझ लीजिए कि कहाँ से आया है। हिंदी जो है सिंधु शब्द से आया है। सिंधु जो नदी है, तो उस समय के क्या हुआ? सिंधु के जो आसपास के क्षेत्र थे उन सबको क्या कहा जाने लगा? सिंधु ही कहा जाने लगा। उसके बाद जब ईरानी आए तो उन्होंने सिंधु से वो हिंदू कहने लगे। उसे क्या कहने लगे? हिंदू कहने लगे। या जब ईरानी हमारे भारतवर्ष में पूरे भारत के चारों ओर जब फैलने लगे तो धीरे धीरे ये हिंदू शब्द किस में बदल गया? हिंदी में बदल गया। ठीक है, तो इस तरह ये हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई। तो पहले जब ईरानियों के आने से पहले, इस्लाम के आने से पहले जो हिंदी शब्द था वो क्या था? भारत के वस्तुओं के लिए, व्यक्तियों के लिए, हर भाषा के लिए, चाहे वो आर्य भाषा हो चाहे द्रविड़ भाषा हो, हर भाषा के लिए हिंदी शब्द का प्रयोग, हिंदी शब्द का प्रयोग होता था व्यापक रूप में। किसी एक भाषा के लिए नहीं होता था इस्लाम के आने से पहले। ठीक है, ईरानियों ने, देखिए ईरानियों की प्राचीनतम पुस्तक है, ईरानियों की प्राचीनतम पुस्तक है अवेस्ता। ठीक है, अवेस्ता जो है उसमें हिंदू क्या था? देशबोधक था।
यानी देश, किसी देश के लिए कहते थे कि ये हिंदी लोग हैं, ये हिंदू लोग हैं, किसी भाषा के लिए नहीं था, कि देश बोधक था वो, ठीक है। तो व्यापक रूप में इस शब्द का प्रयोग होता था। तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ईरानियों की प्राचीनतम पुस्तक का क्या नाम है, तो क्या है, अवेस्ता। या ये पूछा जाता है कि हिंदी हिंदू किस में देश बोधक शब्द कौन सी पुस्तक में कहा गया है, तो वो किस में क्या कहा गया है, ईरानियों की पुस्तक है अवेस्ता। और अवेस्ता आ गया आपके सामने तो समझ जाएगा कि ईरानियों की क्या है, ये धार्मिक प्राचीनतम पुस्तक है, ठीक है। अगला देखिए सामान्य अर्थ में हिंदी को जानिए। देखिए 6वीं शताब्दी में जो बादशाह नौशेखां के राज कवि थे हकीम बजरौआ, उन्होंने पंचतंत्र की भाषा को क्या कहा, जुबाने हिंदी कहा। क्या कहा उन्होंने, जुबाने हिंदी। किसे, पंचतंत्र की भाषा को। और ये हिंदी उस समय संस्कृत, पाली, प्राकृत सबके लिए कहा उन्होंने, ठीक है। इस तरह हिंदी के दो रूप देखने को मिले, एक तो देश के अर्थ में, किसी देश के अर्थ में प्रयोग होती थी, या दूसरी भाषा के अर्थ में प्रयोग होता था, ठीक है। उसके बाद देखिए हम आते हैं, अब आगे देखते हैं कि 13वीं शताब्दी में फारसी कवि ऑफी ने 1228 ईस्वी में देसी भाषा के लिए प्रयोग किया था। हिंदी किसके लिए प्रयोग किया था, देसी भाषा के लिए प्रयोग किया था। मसूद है, अमीर खुसरो है और अबुल हसन आदि ने इसी देसी भाषा को हिंदी, हिंदवी और हिंदुई नाम दिया। इसी देसी भाषा को क्या नाम दिया उन्होंने, हिंदी, हिंदवी और हिंदुई, ये नाम दिया। किसने, मसूद ने, अमीर खुसरो ने, अबुल हसन ने इसी देसी भाषा को क्या नाम दिया, हिंदी, हिंदवी और हिंदुई। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि ये किसने दिए ये नाम, तो आपको याद रखना होगा। उसके अलावा देखिए अमीर खुसरो ने खालिक बारी में, खालिक बारी क्या है उनका, शब्दकोश। खालिक बारी क्या है, शब्दकोश, डिक्शनरी जिसे कहते हैं, उसमें हिंदवी शब्द देखो कितनी बार आया है, 30 बार प्रयोग किया गया है, ठीक है। अगर आपसे पूछ लें कि खालिक बारी क्या है, तो आप कहेंगे शब्दकोश है। किसका है, अमीर खुसरो का है। और अमीर खुसरो ने कितनी बार कौन सा शब्द प्रयोग किया, तो हिंदवी शब्द प्रयोग करा। और कितनी बार किया, 30 बार। इतने क्वेश्चन इसमें बन रहे हैं, ठीक है। अब देखिए विशिष्ट अर्थ में, देखिए जो हिंदी थी पहले जो थी वो फारसी और देवनागरी दोनों लिपियों में लिखी जाती थी, ठीक है। क्योंकि हिंदू कवि भी थे, मुस्लिम कवि भी थे। दक्षिणी हिंदी के मुसलमानों ने क्या करा, हिंदी को एक विशिष्ट शैली में ढालकर उसको एक नया नाम दे दिया। वो क्या कहलाई आपकी, उर्दू कहलाई। क्या कहलाई आपकी, उर्दू, ठीक है। उसके बाद भारत में हिंदू मुसलमानों में क्या होने लगे, राजनीतिक मतभेद होने लगे। तब क्या हुआ, मुसलमान कवियों ने क्या करा, हिंदी को फारसी के सांचे में ढालकर एक नए रूप में नया रूप प्रकट किया, जिसको उन्होंने क्या कहा, रेखता। क्या कहा उसे, रेखता। क्योंकि राजनीतिक लोग मतभेद होने लगे हिंदू और मुसलमानों में, तो मुस्लिम ने क्या किया, मुस्लिम कवि ने क्या किया, हिंदी को एक फारसी के सांचे में ढालकर क्या नया रूप दे दिया, रेखता नया रूप दे दिया। उसके बाद बच्चों अंग्रेज आए भारत में और उन्होंने हिंदी को क्या किया, हिंदुस्तानी की संज्ञा दे दी। अब एक नई समस्या खड़ी हुई, लेकिन अब हिंदी क्या थी, अपने एक सशक्त रूप में आ चुकी थी। अब उसे कोई ये फर्क नहीं पड़ता था। अब उसने अब कई भाषाओं का कई अपने आप को समृद्ध कर लिया था और एक सशक्त रूप में अपनी हिंदी खड़ी हो चुकी थी, अपनी नई पहचान बना चुकी थी। और आज बच्चों हिंदी जो है, हिंदी में देखो तद्भव शब्दों का बहुत अधिकता है, इसी के कारण वो बहुत विस्तृत होती गई और भारत में कोने कोने में सब लोगों को क्या होती गई, लोग उसको अपनाते गए। तद्भव शब्दों की बहुलता के कारण, क्योंकि वो अपनाती गई उन शब्दों को, जिसके कारण हिंदी भारत में कोने कोने में विख्यात होती गई, ठीक है। और आज हिंदी जो है, हिंदी का विश्व में तीसरा स्थान है। पहले स्थान पे है आपकी मैंडरिन है, दूसरे पे अंग्रेजी है और तीसरे पे आपकी हिंदी है, ठीक है। तो इस तरह हिंदी क्या है, विश्व की इतनी ज्यादा बोली जाती है कि विश्व में
संख्या के आधार पर वो तीसरे स्थान पर है। ठीक है, तो बच्चों आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में ना आया हो, कोई चीज़ में कहीं पे कोई डाउट हो, तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं उसको क्लियर कर दूंगी। और अगले लेक्चर में अब मैं आपको लिपि पढ़ाऊंगी और व्याकरण पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो बच्चों प्लीज़ मेरे लेक्चर को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, जिससे कि मैं और इम्प्रूव कर सकूं। आपको कोई भी डाउट हो मैं उसे क्लियर कर दूंगी। और आप लाइक जरूर करिएगा, आपके लाइक से बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो थैंक यू बच्चों। अंत में मैं यही कहूँगी कि आप लोग सब सफल होएं और आपको अपनी परीक्षा में सफलता मिले। थैंक यू, गुड बाय।